नमस्कार। मंच पर पधारे सभी प्रतिभागियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की यह सेमिनार आधुनिक समय में व्यंग चुनौतियां, संदर्भ रमेश जोशी का व्यंग साहित्य के संदर्भ में मैं कुछ बात अपनी कहना चाहता हूं कि ये विचार क्यों आया और उसका क्या मंतव्य है। बहुत लंबे समय से ये मन में विचार था कि साहित्य सृजन करने का जो कार्य है, अगर अगर इसको कार्य कहा जाए तो उसके पीछे जो मन में क्या सृजन प्रक्रिया रहती है, और साहित्य में तमाम विधाओं में तो अलग अलग कारण हो सकते हैं, पर सबसे चुनौतीपूर्ण जो स्थिति है वो व्यंग्यकारों की है। तो मुझे ऐसा लगा कि व्यंग्यकारों का जो सृजन कर्म है उसके पीछे जो मंतव्य है या जो चुनौतियां वो क्या महसूस करते हैं, इस पे बात करना चाहिए। तो हमारे गुरुजी आदरणीय रमेश जोशी जी के लेखन से मैं लंबे समय से उसको पढ़ता रहा हूँ, मैंने काम भी किया है उस पर। तो उनसे बेहतर कोई मुझे समझ नहीं आया कि जिसके ऊपर ये बात की जाए। तो ये आज की जी, कार्यशाला बिल्कुल। रमेश जी के व्यंग्य लेखन के परिप्रेक्ष्य में हम व्यंग्यकार की चुनौतियों, आधुनिक समय में व्यंग्यकार की क्या चुनौतियां हैं, इस पे केंद्रित ये चर्चा है आज की। हम सभी जानते हैं कि आधुनिक व्यंग्य साहित्य की ऐसी विधा है जो जीवन की विसंगतियों और पाखंड को दुनिया के सामने उजागर करता है। हम सब इन विसंगतियों के बीच जीते हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा रचनाकार उन्हें उजागर करते हैं। समकालीन व्यंग्यकार आदरणीय रमेश जोशी जी ने भी पिछले 50 सालों के अपने लेखन में अपने समय की मुश्किलों से मुठभेड़ की है। उनकी पहचान देश के सक्रिय और सशक्त व्यंग्यकार की है। जोशी जी का मानना है कि व्यंग्यकार हथियार तो नहीं चला सकता, लेकिन वह सत्ता का मजाक जरूर उड़ा सकता है, और इससे जनता का भय कम होता है। और जब भय कम होता है तो सत्ता उससे कमजोर होती है। व्यंग्यकार की समाज में यही भूमिका है और हमेशा रहेगी। जोशी जी का संक्षिप्त परिचय मैं पढ़ देता हूं, जो नए लोग इससे जुड़े जुड़े हुए हैं, और एक औपचारिकता भी है। जोशी जी का जन्म 18 अगस्त 1942 को चढ़ावा, झुंझुनू, राजस्थान में हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय से आपने हिंदी में एमए और भोपाल विश्वविद्यालय से बीएड की उपाधि प्राप्त की। पूरे देश के पोरबंदर से लगा के पोर्ट ब्लेयर, इस कोने से उस कोने तक जोशी जी ने शिक्षण का कार्य किया है, प्राध्यापन किया है। 2002 में केंद्रीय विद्यालय जयपुर से उप प्राचार्य के पद से आप सेवानिवृत्त हुए। 1958 से देश के स्तरीय समाचार पत्रिकाओं में व्यंग्य रचनाएं प्रकाशित। आकाशवाणी, राजकोट, जयपुर, पोर्ट ब्लेयर, दिल्ली में व्यंग्य रचनाएं प्रसारित। अनेक संस्थाओं ने गुरुजी को सम्मानित किया है। इसके अलावा जो सबसे उल्लेखनीय बात है कि लगभग 30 से ज्यादा संकलन जोशी जी के प्रकाशित हो चुके हैं। उन संकलनों के बारे में मैं नाम उनके लूं, उससे पहले मैं ये बात कहना चाहता हूं कि मेरे जाने जोशी जी एकमात्र ऐसे हिंदी के व्यंग्यकार हैं जो अभी लगातार लिख रहे हैं और नाम लेके लिखते हैं। वो अभय, जो अभय शब्द है, जो लेखन में अभय शब्द मुझे जोशी जी में ही दिखाई देता है। वो किसी से डरते नहीं है, और खासतौर से आज के समय में राजनीतिक व्यक्तियों से सीधा संवाद करने वाले बहुत कम लेखक हैं, उनमें से जोशी जी एक हैं। दूसरे हरिशंकर परसाई के अलावा और मुझे बहुत कम लोगों ने सीधा नाम लेके लिखा हो ऐसा दिखाई नहीं देता, लेकिन जोशी जी लगातार लिख रहे हैं। तो
एक और जरा सी एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जोशी जी न सिर्फ सीधा लिखते हैं, बल्कि लेखकी कर्म के संदर्भ में उनके जो विचार हैं वो मैं यहाँ पढ़ देता हूं। उनका कहना है कि लेखन कर्म एक खुली चौपाल की तरह होना चाहिए। इसमें सभी धर्म, जाति, नस्ल, देश, पार्टी, भाषा, उम्र के लोगों का स्वागत है। सब यहां अपने विचार निर्भय होकर प्रकट कर सकते हैं। यहां कोई भी किसी के विचार को मानने या ना मानने के लिए स्वतंत्र है। यहां किसी नैतिक अनैतिक पुलिस का भय नहीं है। समस्त संवाद, विवाद, प्रवाद सत्य को समझने के लिए है, और यह एक सच्चे दरबार की तरह है। तो एक व्यंग्यकार के तौर पे जब वही बात लिख रहे हैं तो इसका वही अर्थ समझा जाना चाहिए। दरबार से आशय विचारों की अभिव्यक्ति के संदर्भ में है। जोशी जी की रचनाएं व्यापक संदर्भ की होती हैं। उनकी पुस्तकें जैसे कर्जे के ठाठ, रास्ते में अटकी उपलब्धियां, कौन सुने एक तारा, में अपने समय की विविधता और चुनौतियां उन्होंने दर्ज की हैं। उनका एक संकलन है बेगाने मौसम, शायरी की किताब है जिसमें वे शायरी करते हुए लिख रहे हैं। एक शेर में यहां पढ़ता हूं, उनका साया जहां जहां पर, तिनका तक ना उगा वहां पर। एक और शेर सुनिए कि गर्दन आंखें कमर झुक गई, गर्दन आंखें कमर झुक गई, जो भी हो आया दरबार। तो दरबार के संदर्भ में जो जो बात एक लाइन में जोशी जी ने कही है। एक और बात है, व्यंग्यकार आज के समय के जो व्यंग्यकार हैं जो बड़ा घुमा फिरा कर लिखते हैं, मतलब वो कहना क्या चाहते हैं स्पष्ट तो नहीं होती, लेकिन जोशी जी बिल्कुल साफ सीधी, इतनी जैसे कबीर लिए लुगाठी हाथ, तो डंडा इनके हाथ में रहता ही है शब्दों का। जैसे एक जगह वो लिख रहे हैं कि ठुड्डी घुटनों तक पहुंचाई, ठुड्डी घुटनों तक पहुंचाई, फिर भी छोटी पड़ी रजाई। ये ग्लोबलाइजेशन के संदर्भ की एक किताब है, उसकी भूमिका में उनने लिखा है। इसके अलावा एक और संदर्भ है कि बंधुआ है मजदूर अभी तक, बंधुआ है मजदूर अभी तक, मगर मुक्त व्यापार हो गया। तो मुक्त व्यापार के संदर्भ में, और अपनी बात को समेटते हुए मैं एक बात ये कह दूं कि जोशी जी की रचनाओं में सादगी है, सजगता है और सरलता है। ये तीन बड़े जो गुण हैं जो किसी भी अच्छे रचनाकार में होना चाहिए, जोशी जी में बिल्कुल स्पष्ट है। और उनका जो संसार के लिए या उनके पाठकों के लिए या इस जगत के लिए जो सद्भाव है, वो उनकी पंक्तियों में आप देखें। वो लिखते हैं कि सबको प्रेम प्रसादी देना, सबको प्रेम प्रसादी देना, भले न सोना चांदी देना, धूप हवा पानी चिड़िया हो, धूप हवा पानी चिड़िया हो, रोटी चाहे आधी देना, रोटी चाहे आधी देना, और दुख देना जितना जी चाहे, दुख देना जितना जी चाहे, पर निश्चय फौलादी देना, सच को सच कहे सके निडर हो, सच को सच कह सके निडर हो, बस इतनी आजादी देना। तो ऐसे हमारे जोशी जी हैं और इनका सृजन कर्म है। आप सभी का बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं कि हमारे आग्रह को आप लोगों ने स्वीकारा, और ये कुछ बातें मैंने जोशी जी के बारे में कही। अब मैं अपनी बात आगे बढ़ाते हुए, इस सेमिनार को आगे करते हुए, सबसे पहले मैं आदरणीय डॉक्टर नरेंद्र टंडन साहब से आग्रह करूंगा कि वो जोशी जी के बारे में अपनी बात रखें। थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय पढ़ देता हूं टंडन साहब का। गर्भनाल जो एक मिशन है, टंडन साहब बहुत लंबे समय से गर्भनाल से जुड़े रहे हैं, तो इसके लिए भी बहुत उनका आभार, धन्यवाद। टंडन साहब मुरादाबाद में पैदा हुए,
एमएससी और रसायन विज्ञान में इन्होंने पीएचडी की। साहिल लखनवी और निर्मल भारती उपनामों से आप गजल, नज्म, कते, गीत और दोहों को लिखते हैं, लिखते रहे हैं। प्रवासी काव्य संकलन देशांतर एवं मेरा दावा है इनके प्रकाशित हैं, और अभी हो सकता है नए भी आ गए हों तो मैं उनको नहीं नोट कर पाया। अंतर्राष्ट्रीय काव्य संकलन तमसो माँ ज्योतिर्गमय एवं शिल्प के स्वर भी प्रकाशित हैं। अभी वर्तमान में आप विभागाध्यक्ष हैं जीव विज्ञान अनुसंधान तथा मैरीलैंड अमेरिका में आप निवासरत हैं। मैं आदरणीय टंडन साहब से आग्रह करता हूं कि कृपया वे आएं और अपनी बात रखें। टंडन साहब। आत्माराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे न्योता भेजा इस बात का। मैं न तो किसी एंगल से अदीब हूँ न साहित्यकार हूँ, कुछ नहीं हूँ। एक आम सा एक शौक है लिखने का, आमद हो जाती है, कुछ लिख देता हूँ। लेकिन आज मुझे ये मौका मिला, जोशी जी से मेरी मुलाकात उनके यहाँ जब वो ओहायो में रहा करते थे तब कई बार हुई, और हम लोगों के आदान प्रदान हुए। मैंने कुछ रचनाएं उनको भेजी, उन्होंने उसको किताब उसमें छापा। क्या नाम था, आप अभी आपने बताया था ना, कौन सी किताब विश्वा है? पत्रिका। विश्व पत्रिका में कुछ। वो काफी अरसे से लिख रहे थे, मैं लिख रहा था तो मैंने उसमें दिया, और फिर बाद में मालूम चला जोशी जी जो है वो उसका संपादन करते हैं, उसको करते हैं। लेकिन मैं जोशी जी के बारे में मुझे उतना नहीं पता जितना आपने बताया अभी, क्योंकि जिंदगी के 70 साल मैंने जो है वो साइंस में ही दिए हैं, और उस वक्त जो हो गया वो लिख दिया मैंने। आज मौका लगा कि जोशी जी के बारे में सुना जाए, इसलिए मैंने, वरना मैं इतना साहित्य में इन्वॉल्व नहीं रहा, साइंस में रहा हूँ। बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो कुछ भी काम यहाँ पे रहकर जोशी जी ने किया, मैंने उसको पढ़ा तो नहीं, लेकिन उनकी जो निष्ठा और उनकी जो कोशिशें हैं कि किस तरीके से साहित्य को किस रूप में रखा जाए, बहुत बहुत लंबा योगदान है उनका। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा, मुझे सुनना है। बहुत बहुत धन्यवाद टंडन साहब। आपने संक्षिप्त में अपने मन की बात कही, और सच में बहुत ईमानदारी से आपने अपनी बात कह दी। बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारी सेमिनार को आगे बढ़ाते हुए जोशी जी के बहुत अभिन्न और लंबे समय से उनसे परिचित अ, भाई आलोक मिश्रा जी को मंच पे बुलाना चाहता हूँ। आलोक जी का संक्षिप्त परिचय मैं पढ़ देता हूँ। आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं, और कंप्यूटर से संबंधित रिसर्च के अनेकों पेटेंट आपके नाम हैं। शुरुआती मतलब मेरे ख्याल से ज़्यादा मुझे नहीं पता, लेकिन लंबे समय से आप इस दिशा में काम कर रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति जो है उसके आप बोर्ड ऑफ ट्रस्टी हैं। और विश्वा जो पत्रिका है जिसमें जोशी जी प्रधान संपादक हैं, आप उसके प्रबंध संपादक हैं। आपकी हिंदी में रुचि है, और इसी रुचि की वजह से उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा आपको सम्मानित किया गया है। और बहुत ही मितभाषी हैं, उदार हृदय हैं। तो ऐसे आलोक जी को मैं उससे आग्रह करता हूं कि वे आएं और अपनी बात कहें। आलोक जी। नमस्कार आत्माराम जी। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, और आपको मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई कि आप जोशी जी के ऊपर शोध कर रहे हैं, और ये मेरे लिए अत्यंत प्रफुल्लता का विषय है कि मैं उस का हिस्सा बन सका, छोटा मोटा। और आज के जो ये वेबिनार है इसमें आपने मुझे स्थान दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आदरणीय जोशी जी से मेरा संपर्क 2-2.5 दशक पहले, जब ओहायो में एक
छोटा अधिवेशन हुआ था हिंदी का, तब उसमें उनसे मुलाकात हुई थी और जोशी जी उसका मंच का संचालन कर रहे थे और कविता पाठ किया था। वो मेरी पहली मुलाकात थी और उसके बाद ये सिलसिला जो चला है वो करीब करीब रोज का वार्तालाप का सिलसिला हो गया है और काफी करीब से जोशी जी के साथ उनका सानिध्य मिला, उनके साथ काम करने का मौका मिला। मैं भी कोई साहित्यकार नहीं हूँ, हालांकि मैं टंडन जी को तो साहित्यकार मानता हूँ, तो उनसे भी नीचे हूँ, तो साहित्यकारों के बीच बैठा करके आपने वो श्रेणी में मैं कतई नहीं हूँ। तो उसमें उनकी रचनाओं का विश्लेषण वगैरह मैं समझता हूँ, मैं उसके काबिल नहीं। लेकिन मैं जी की रचनाएं यदा कदा पढ़ता रहता हूँ। आजकल वो तुकाराम की जो श्रृंखला चल रही है उसमें काफी रुचि है, उसका व्यंग और उनकी उसको पढ़ता हूँ। मैं साहित्यकार खुद रचनाकार नहीं हूँ, लेकिन मुझे उसका आई हैव गुड एप्रिसिएशन फॉर गुड लिटरेचर। तो उस संदर्भ में मैं पाठक हूँ उनका। हालांकि एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में मैं हूँ और जोशी जी साहित्यिक और संपादन में है। मैं उसका एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट देखता हूँ और इस कारण से काफी रोज रोज का एक आदान प्रदान विचारों का होता है। तो मैंने उनके जो व्यक्तित्व को देखा है और जो उनकी रचनाओं में भी वो बात देखी है, बातों में जो हमारा रोज का वार्तालाप होता है, तो उसमें पद्य तो मैंने पहले सुना ही था उनका और गद्य भी अभी देखा है, उसके व्यंग को भी देखा है, पढ़ा है। जो विशेष रूप से मुझे बात आकर्षित की कि उनके व्यक्तित्व में जो ईमानदारी है, जो सिद्धांतवादिता है, वो उनके लेखन में भी है, व्यवहार में भी है, लेखन में भी है। वो ईमानदारी जिस भी विषय पे हम लोगों का की चर्चा होती है फोन पे या आमने सामने भी कई बार, तो उसमें जो भी विषय हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो, समाज की विसंगतियां हैं, उस पे काफी चर्चा होती है। यहाँ तक कि साहित्यिक विसंगतियां हैं, उस पे भी ये चर्चा होती है। और जोशी जी का उसमें जो विश्लेषण और जो ईमानदारी के साथ जो उनके विचार होते हैं, वो मैं सुनता हूँ। तो मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि हर बार जब भी रमेश जी के साथ वार्तालाप होता है तो मैं कुछ सीखता ही हूँ। एक तो उनके साथ जो भी संबंध माने, लेकिन वो गुरु और शिष्य का ही है। मैं हर बार उनसे कुछ ना कुछ सीखता हूँ। आपने आत्माराम जी उनके व्यंग को हथियार का कुछ बोला कि वो नहीं है, हथियार तो नहीं है, लेकिन औजार जरूर है। उसका उपयोग जो उनके शब्द हैं और उनका जो चयन है और उसको जो जिस ढंग से पिरोते हैं, वो समाज के लिए औजार का काम जरूर कर सकते हैं। व्यंग में जैसा होता है कि वो चुभता है खादी की तरह, जो कंबल की तरह, जैसे ऐसी कहावत है कि जो व्यंग होता है वो खादी के कंबल की तरह होता है, चुभता है लेकिन गर्मी देता है। तो ऐसे ही उनका व्यंग उस समय लगेगा और चुभेगा, समाज को चुभना भी चाहिए, लेकिन वो कोई वायलेंट या विध्वंसकारी नहीं होता है किसी भी विचारों में। तो हथियार का वो जो आपने शब्द का इस्तेमाल किया बिल्कुल सही है। उनकी भाषा बहुत सशक्त है, चाहे वो वार्तालाप में हो, चाहे वो लेखन में हो। उनके कटाक्ष सच होते हैं, वो सच का मार्गदर्शन करते हैं। उनका अनुभव जो मैं हर बार वार्तालाप में देखता हूँ और हर लेखन में,
उनका अनुभव काफी विस्तृत है और जो दृष्टि है वो काफी तीक्ष्ण है। जैसा कि मैंने उनसे कई परिस्थितियों में सामना हुआ, हमारे अधिवेशन में भी उन्होंने मंच का संचालन किया है, कविता पाठ की है, व्यंग को भी मैंने देखा है। तो इन सब विधाओं और इन सब से गुजरते हुए जो मेरा अनुभव रहा है वो बहुत ही संक्षिप्त में कहा जाए तो बहुत ही ईमानदारी का एक उसमें और सिद्धांतवादी एक शिक्षक के रूप में मैं उनको देखता हूँ। और जो ये पठन पाठन की परंपरा है उसके अंतर्गत उनका शिक्षण जीवन भर जो उनकी कमाई और जो उनका व्यवसाय रहा है, व्यवसाय या जो भी प्रोफेशन रहा है, तो वो अभी भी कायम है। और उसी के अंतर्गत मैं उनको एक शिक्षक के रूप में अभिनंदन करता हूँ, उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, आभारी हूँ। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आत्माराम जी, आपको मुझे ये अवसर देने का। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी, आपने बहुत ही सारगर्भित विचार रखे। जोशी जी के बारे में कुछ ऐसी बातें भी कही जो जिनसे हम सब परिचित थे, आपने उनको और अच्छे से बताया। अब नहीं, मैं एक बात मैं बीच में कहना चाहता हूँ कि हथियार और औजार का जो फर्क आलोक जी ने बताया है वो बिल्कुल समझने और याद रखने वाली बात है। औजार ही है हमारे लिए, हथियार नहीं है। बहुत अच्छा। अब ये मीटिंग का जो टाइम है इसका जूम का, वो थोड़ा सा 3 मिनट बचा है, तो फिर से हमको फिर से दोबारा जुड़ना पड़ेगा। लेकिन अभी 3 मिनट तक तो हम बात कर सकते हैं। तो मैं अब इस सेमिनार को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय तरुण जी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं। तो जल्दी से मैं उनका संक्षिप्त परिचय पढ़ देता हूं। सबसे और उल्लेखनीय परिचय आपका ये है कि आप गांधीवादी विचारधारा में भरोसा रखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के चेयरमैन हैं और सार्वजनिक संस्थाओं की निर्माण प्रक्रिया, मतलब एनजीओ के निर्माण, संचालन और उसकी स्थापना पर आप विशेषज्ञता रखते हैं और अमेरिका में रहते हैं और जोशी जी के अभिन्न मित्र हैं। तो ऐसे आदरणीय तरुण सुरती जी से आग्रह है कि वे अपनी बात रखें और ये मीटिंग जब खत्म होएगी तो फिर दोबारा से आप सभी से जुड़ने का आग्रह है, तो हम सेमिनार को आगे बढ़ाएंगे। आदरणीय सुरती जी। अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कर लीजिए तरुण जी। नमस्ते जी। कुछ दिन पहले हम आलोक जी के साथ एम्बेसी ऑफ इंडिया इन वाशिंगटन में मिले थे। तो वहाँ एक बच्चा, हमने जो कंपटीशन रखी थी हिंदी स्पीकिंग, तो 9 years old बच्चा स्टेज पे आया और वो बोला कि सबसे पहले मैं भारतीय दूतावास को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसकी आवाज में इतना ताकत थी तो आज तक मुझे सुनाई देती है। तो पहले मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं आत्माराम जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि रमेश जी को मैं बहुत प्यार करता हूं और उनका भी धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। वैसे मैं गुजराती हूं, ना तो हिंदी आती है ना तो गुजराती आती है, और अमेरिका में रह के अभी इंग्लिश भी नहीं आती है। So I'm going to speak in English if I may. Sure. Ramesh ji has been the main supporter of Hindi, Antarashtriya Hindi Association. Without him, we will not be able to share our the values, the literary values. He is the most responsible for continuously producing Vishwa magazine on a quarterly basis that goes out to almost 800 members plus the outside community all over the world. And it is the main communication channel that we have.
But I have been talking to Ramesh ji for last several years on a one-on-one basis, and उनकी जो एडवाइजरी जो है, सोच जो है, वो बहुत अच्छी है. इट इज वेरी इंस्पायरिंग जो है. रमेश जी जो सेवा कर रहे हैं हमारे हिंदी के लिए, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अमेरिका में हिंदी का प्रचार कर रहे हैं, हिंदी का प्रिजर्वेशन कर रहे हैं, और लोगों से बातें करते रहते हैं. लेकिन बातें करना ठीक है, लेकिन उनके पास जोड़ना जरूरी होता है. जो हिंदी लेखक जो होते हैं, पोएट्स, वो लिखते हैं. जब वो लिखते हैं तो लोग पढ़ते हैं, और हम ये विश्वा को पब्लिश करते हैं तो सब लोग पढ़ते हैं अमेरिका में, और कमेंट भी करते हैं. लेकिन without that they will not have the opportunity to read Hindi. They can go to other platforms, but we have established this platform for last 40 plus years, and we have been using this platform to reach out to people. So Ramesh ji का हम बहुत धन्यवादी हैं. He has been providing this service mostly single-handed from India, where he compiled and get it published, printed, and then ship it to the membership all over the country and all over the world. So हम धन्यवाद देना चाहते हैं. उसके साहित्य के बारे में आलोक जी ने बहुत कुछ बताया. It will be a repetition if I say so, but हम यही चाहते हैं कि वो लिखते रहें और हमको मदद करते रहें, और ये विश्व का पब्लिकेशन जारी रखे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है. धन्यवाद. बहुत धन्यवाद सुरती जी. आपने संक्षिप्त में सारगर्भित बात कही, और जोशी जी के जो व्यापक संदर्भ की बात है वो भी आपने रखी. बहुत धन्यवाद. अब मैं अनुराग जी से आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात रखें. उनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है. आपका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ. विज्ञान में आप स्नातक तथा प्रबंधन में स्नातकोत्तर हैं, और पिट्सबर्ग रेडियो चलाने के अलावा हिंदी युग्म पर आधारित स्वर आकर्षण, सुनो कहानी का संचालन, कविता, कहानी, लेख आदि विधाओं में सतत लेखन, पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति पर सृजन गाथा में मासिक श्रृंखला एवं काव्य संग्रह पतझड़, सावन, बसंत, बहार प्रकाशित, और फ्रेंड्स ऑफ तिब्बत ऑफ यूनाइटेड वे, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे समाज सेवी संगठनों से आप जुड़े हैं. वर्तमान में अमेरिका में एक स्वास्थ्य संस्था में एप्लीकेशन आर्किटेक्ट हैं, तथा पिट्सबर्ग में आप निवास करते हैं. तो अनुराग जी से आग्रह है कि वे आए और अपनी बात रखें. अनुराग जी. जी नमस्ते. जोशी जी आपको नमस्ते, और सभी जो विद्वज्जन यहाँ मौजूद हैं सबको प्रणाम. जोशी जी से कई बार ये होता है जिंदगी में कि आप किसी को बहुत पहले से जानते हैं, लेकिन आपकी मुलाकात बाद में होती है और आपको पता बाद में लगता है. सेतु का उल्लेख नहीं किया आत्माराम जी ने. सेतु नियमित रूप से निकाल रहे हैं भाई. हाँ किया जी. सेतु साहिब जी मैं बता देता हूँ. तो 8.5 साल से पिछले हम लोग एक मासिक पत्रिका सेतु हिंदी और अंग्रेजी में 2 स्वतंत्र संस्करण लगातार निकाल रहे हैं, और वो चल रहे हैं. और संपादन के रूप में निश्चित रूप से जोशी जी की गाइडेंस भी, जब भी मुझे कोई शंका होती है, कोई चीजें ऐसी होती हैं जहाँ पे दोबारा सोचना पड़ता है या किसी परिपक्व व्यक्ति की सलाह की जरूरत पड़ती है, तो मैं डेफिनेटली जोशी जी से बात करता हूँ. उसके अलावा भी हमारी बहुत बातें होती रही हैं. लेकिन जो मैं कह रहा था कि कई बार आप किसी व्यक्ति को मिलते हैं और तब आपको पता लगता है कि आपका परिचय एक्चुअली उस मुलाकात से बहुत पुराना है. तो जोशी जी केंद्रीय विद्यालय के नाते हमारे एक एक्सटेंडेड परिवार के सदस्य रहे हैं, या कहूँ कि मैं उनके एक्सटेंडेड परिवार का एक सदस्य रहा हूँ, और एक पुत्रवत या पितावत जो भी कहें, या गुरुवत और शिष्यवत, वो हम लोगों का संबंध बहुत लंबे समय से रहा है.
व्यंग्य पे जो हमारी बात हो रही है वो शुरू करने से पहले एक बात मैं जरूर, क्योंकि आज सार्वजनिक मंच पे हम दोनों सामने बैठे हैं, तो जोशी जी हम लोगों की बहुत बार बात होती है, और जैसे घर में बचपन से हम लोग स्वतंत्र अभिव्यक्ति हमें सिखाई गई है, तो हमने कभी बहुत परिवारों में होता है कि बड़े का लिहाज करना है, बोलना नहीं है, नहीं करना है, तो हम घर में भी बोलते रहे हैं, और इसलिए आपके साथ भी जब भी बात होती है तो कहीं भी जहां लगता है असहमति है या कुछ है, तो मैं भी बोलता रहा हूं। और हमेशा मैंने ये भी भरोसा किया है कि जैसे घर में कभी भी किसी ने इस बात का बुरा नहीं माना, या हमने अपने बच्चों के कभी असहमति का बुरा नहीं माना, वैसे आपने भी कभी नहीं माना होगा। लेकिन बहुत बार मैं कह इसलिए रहा हूं क्योंकि बहुत बार आपसे बात होने के बाद जब फोन रख दिया गया तब मुझे ऐसा लगा, क्या मुझे कहना चाहिए था, नहीं कहना चाहिए था। ये ऐसा है, ये अध्यापक बीच में बोले बिना रह नहीं सकता। लोकतंत्र घर से ही शुरू होता है, जी वो दिल्ली में पहुंचने के बाद शुरू नहीं होता है, जी वो घर से ही शुरू होता है, जी क्लासरूम बिल्कुल। शुरू होता है। तो जोशी जी शिक्षक रहे हैं, पूरा भारत घूमे हैं, और केंद्रीय विद्यालय संगठन में वास्तव में अपने आप में ही इतनी विविधता होती है, क्योंकि सारे देश के लोग हर कोने कोने, जहां जहां हमारे पत्रकार नहीं पहुंचते, टीवी चैनल कभी नहीं पहुंचते, वहां के लोग वहां पे मौजूद होते हैं, उन संस्कृतियों से परिचय होता है। और सच में जो चीजें हम नहीं देख सकते भारत में सामान्य रूप से रहते हुए, वो सब हमें दिखती हैं। उसके अलावा भारत और अमेरिका दो और बड़ी बड़ी संस्कृतियां, दो बड़े लोकतंत्र, उनका परिचय। जोशी जी से मैं व्यक्तिगत रूप से भी मिला हूं, उनकी किताबें भी पढ़ी हैं, उनके व्यंग्य पढ़ता रहा हूं, और उनके संपादन में विश्वा भी देखी है। तो ये परिचय हमारा बहुआयामी है, वो गांधीवादी हैं, ये बात तो मुझे पता नहीं वो कहते हैं अपने को या नहीं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है वो गांधीवादी हैं, अहिंसावादी हैं। और जैसे ये हथियार और औजार की जो बात हुई पीछे, वो वास्तव में सच है। इनफैक्ट एक समय था जब मैंने मुहावरों को देखना शुरू किया था, और ये पाया कि हमारे घरों में जो मुहावरे बोले जाते थे वो उनका एक रूप होता था, और घर के बाहर भी एक दूसरा रूप होता था जो समाज में प्रचलित था। और घरों के मुहावरे शाकाहारी मुहावरे थे, उनमें कहीं भी हिंसा की बात नहीं होती थी। जैसे बाहर अगर कबाब में हड्डी कोई कहता है, तो हमारे घरों में हम दाल भात में मूसल चंद बोलते थे। वैसे ही मुझे लगता है कि एक व्यंग्यकार या कवि जिस तरह के बिंबों का प्रयोग करता है अपनी बात को कहने में, वो भी उसके बारे में बहुत कुछ दर्शाते हैं। जैसे एक जगह पे उन्होंने कहा, मछली कितनी भली भगत जी, तेल स्वयं के तली भगत जी। छोटी सी बात है, लेकिन एक एक प्राणी के प्रति करुणा भी है, और एक जीवन का यथार्थ भी है। दोनों बातें उसमें एक एक छोटी सी बात में सामने आती हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने उनके व्यंग्य जो देखे होंगे, उनको लगता होगा कि वो एक सत्ता में जो अभी पार्टी मौजूद है उसके खिलाफ हैं, या जो व्यक्ति मौजूद हैं जब पीछे का उनका साहित्य पढ़े, तो हर जगह जहां भी कोई विसंगति दिखाई देती है, जहां भी कोई चीज ऐसी जो दिल को चुभती है या जो समाज को चोट पहुंचा सकती है, उन्होंने उसकी बात की है। वो जॉर्ज बुश को भी लेटर लिखते हैं, वो ट्रंप से भी बात करते हैं, और वो बाकी भी इंदिरा गांधी से भी उन्होंने बात की है, सबके बारे में, जो भी प्रणब मुखर्जी हो या कोई भी रहे हो पीछे के, वर्तमान के, हमारे सामयिक समय के। व्यंग्यकार की चुनौतियां बहुत सारी हैं, लेकिन मुझे लगता है व्यंग्यकार को बहुत सारी सुविधाएं भी हैं। जैसे आत्माराम जी ने शुरू में कहा कि वो एक्सपेरिमेंट करते हैं कई बार, और कई ऐसे विषयों पे लिखने को आमंत्रित करते हैं जहां पे नहीं लिखा जाए। तो मेरे जैसे आलसी लेखक के लिए वो बड़ा सहारा है, जब कोई कहता है कि इस विषय पे आप लिख सकते हैं, तो एक कमिटमेंट जैसा हो जाता है, आपको लिखना पड़ता है और आप लिख के भेज देते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है व्यंग्यकार को वो प्रॉम्प्ट्स जीवन में मिलते रहते हैं हर जगह, ये उनके लिए एक लाभप्रद स्थिति है, क्योंकि अभी भी हम लोगों ने जो बात की है, हो सकता है उसमें भी उन्होंने कोई प्रॉम्प्ट लिया हो और उस पे कोई बात सामने आए बाद में। तो ये बात है। दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि लोकतंत्र जहां भी है वो बहुत ही कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रदान करते हैं, क्योंकि वो आपको अभिव्यक्ति की आजादी देते हैं। व्यंग्यकार जो कहना चाहता है वो उसमें बहुत अच्छी तरह कह सकता है। और जहां पे मुझे लगता है व्यंग्य बहुत ही ज्यादा मारक हो सकता है, उन जगहों में शायद व्यंग्यकार सरवाइव भी नहीं कर सकते, उनको वो जेल ही उनके लिए जगह होती है, और वहां पे वो मौजूद नहीं होते। तो
जो मैंने जोशी जी के लेखन में पहली बात पाई, जैसे सरलता की बात सबने की, वो वास्तव में सहज अभिव्यक्ति। व्यंग्यकार जो कहना चाहता है वो पाठक तक वैसा का वैसा ही यथावत पहुंच पाए, इसके लिए मुझे लगता है बहुत लोगों को बहुत प्रयास करना पड़ता है। लेकिन जोशी के जी के लिए ये बहुत ही सहज है। वो चाहे काव्य में अपनी बात कहें, चाहे गद्य में कहें, व्यंग्य उसमें रहता ही है। चाहे वो पत्रों में कहें, जो जो भी शैली उन्होंने तरह तरह की, कुंडलिया छंद में भी लिखा है, गजलों में भी लिखा है, तो जो भी शैली उन्होंने अपनाई हो, लेकिन उनकी बात बहुत ही प्रभावी है, दिल से निकली हुई है, और वो पाठक के हृदय तक वैसी की वैसी ही पहुंच जाती है। आप सलमान रश्दी ने एक बार कहा था, इफ यू आर नॉट क्लियर अबाउट हु यू आर, देन यू कैन नॉट राइट इट क्लियरली। और वो बात सच है। वो कम से कम हमारा अंतर हमारे सामने स्पष्ट होना चाहिए। हम जो भी हैं, वो अगर हम खुद ही नहीं समझते, वहीं पे एक और चेहरा या मुखौटा या शीशा लगा हुआ है, तो शायद हम अपना व्यंग्य या दूसरी रचनाएं भी उस रूप में नहीं आएंगी। और आज का समय ऐसा है जहां हमारे जमाने में तो मतलब जब हम छोटे थे, तो आप साहित्यकार का सिर्फ साहित्य पढ़ते थे, आपको उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता था। आज सोशल मीडिया ने, दूसरे चैनलों ने हम लोगों को बिल्कुल अनावृत कर दिया है। आप जिस व्यक्ति के बारे में भी चाहें, उसके बारे में हर चीज आपके सामने मौजूद है। और ऐसे में सच्चा और सीधा रहना मेरे ख्याल से बहुत बड़ी चुनौती है। और वो लोग जो सचमुच अंदर से सरल नहीं है, वो कहीं ना कहीं एक्सपोज हो ही जाएंगे। और जोशी जी, आप एक आदर्श हैं मेरे लिए भी, और बहुत सारे जो जो भी लोग सच्चाई को और सत्य को, असहमतियां अपनी जगह हो सकती हैं, वो अनेक विषयों पे हो सकती हैं, वो घर में भी होती हैं, लेकिन सच्चा होना मेरी नजर में एक बहुत बड़ी बात है। सच को सच की तरह कहना और कहते रहना, किसी बात से निर्भीकता से कहना, किसी बात से डरना नहीं, पीछे नहीं जाना। मेरे पास आपकी 4 किताबें हैं, मैंने उनको पूरी तरह घोट के पढ़ा है अच्छी तरह से। उसके अलावा भी जो आपकी रचनाएं आती हैं वो देखता हूँ, और आपके संपादकीय हमेशा पढ़ता हूँ। तो निश्चित रूप से आप, अनुकरणीय लेखन है आपका, और जो भी चुनौतियां व्यंग्यकार के लिए सामने आती हैं, आपने उनको बहुत अच्छी तरह निभाया है। पक्षपात जैसी चीज कई बार दिखती है, क्योंकि हम सब व्यक्ति हैं, हमारे अपने बायस, आपके लिए नहीं कह रहा हूं मैं लेखन में कह रहा हूं कि बहुत बार ऐसा लगता है, परसाई जी का लेखन भी देखें या दूसरे व्यंग्यकारों का भी देखें, तो ऐसा लगता है कि सबकी एक लाइन है, कोई सोशलिस्ट है, कोई कम्युनिस्ट है, कोई कैपिटलिस्ट है, और जो जैसा होता है उसकी वो दिशा चलती है। लेकिन आप मानवतावादी हैं, और वो मेरे विचार में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मैं बात यहीं समाप्त करूंगा। बातें बहुत हैं, बहुत कहने को है, लेकिन कई बार जब आप कहने बैठते हैं, समय का भी ध्यान रखना होता है, और उस समय वो दिमाग में ऊपर नहीं भी आ पाती हैं, छूट जाती हैं। तो उन सब जो भी कथन के साथ क्षमा के साथ मैं बात यहीं पूरी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी आपका। आपने विस्तार से जोशी जी के न केवल सृजन कर्म के बारे में अपनी बात रखी, बल्कि जोशी जी का जो व्यक्तिगत आपका संदर्भ रहा है, संबंध रहा है, उस पर भी आपने बात रखी। अब मैं जल्दी से अगले वक्ता हमारे राम गोपाल जी को बुलाऊं, उससे पहले मुझे जोशी जी की पुस्तकों के नामों के बारे में बड़ी उत्सुकता हो रही है कि जल्दी से मैं उनको पढ़ता हूं। कुछ पुस्तकों के शीर्षक हैं ब्रैकेट में मृत महोत्सव, अमृत महोत्सव। फिर एक और है बकवास करें, एक दूसरा शीर्षक है पुस्तक का। एक और ताजा पुस्तक है राजा बंदरिया, शीर्षक है किताब का। एक किताब का शीर्षक है तोताराम का देहदान। एक पात्र है तोताराम, तो उसका शीर्षक है तोताराम का देहदान। एक शीर्षक है अपनी अपनी लंका, पुस्तक का नाम है अपनी अपनी लंका। एक और है शीर्षक कोरोना के साथ भी कोरोना के बाद भी। फिर एक और शीर्षक है तरह तरह के राष्ट्रपिता। शीर्षक से ही पता चल रहा है कि क्या है। जोशी जी की किताबों के नाम बता रहा हूं। एक है एक गधे का धर्म परिवर्तन, एक गधे का धर्म परिवर्तन।
एक है इश्क का इंसाइक्लोपीडिया, पुस्तक का नाम। एक है शौचालय का चौकीदार। अब ये मुहावरे चलते हैं, लेकिन जोशी जी शीर्षक के तौर पर इनका चयन करते हैं। तो एक है ईश्वर के साथ सेल्फी, पुस्तक का नाम। लोकतंत्र का ब्लू बेल गेम, एक वो नेट के ऊपर एक गेम चल रहा था, तो उसी का उनने शीर्षक ले लिया, कैसे फंसाते हैं। तो ये कुछ पुस्तकों के नाम मैंने सुना है, समय मिलेगा तो और भी पुस्तकों के नाम लूंगा। अब मैं रामगोपाल जी को आमंत्रित करूं, उससे पहले संक्षिप्त में उनका परिचय पढ़ देता हूं। डॉक्टर रामगोपाल भारती का जन्म ग्राम सौदा गाजियाबाद में हुआ। बायोलॉजी से आपने ग्रेजुएशन किया। हिंदी साहित्य से गहरा लगाव, व्यंग, कविता और गीतों की अनेक पुस्तकें आपकी प्रकाशित हैं। अनेक पुरस्कारों से आप सम्मानित हैं और संप्रति बैंक से नौकरी करने के बाद सेवानिवृत्त हैं और बंगलौर में आपका निवास है इन दिनों। तो ऐसे हमारे रामगोपाल जी से मेरा आग्रह है कि जोशी जी के संदर्भ में अपनी बात रखें। रामगोपाल जी, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। और मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बिल्कुल आ रही। मैं सबसे पहले तो जो आज इस वेबिनार से जुड़े हैं देश विदेश के विद्वान, उनको नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं गर्भनाल और आत्माराम शर्मा जी का कि उन्होंने मुझे इतने बड़े बड़े विद्वानों के बीच में बैठने का और आदरणीय जोशी जी के बारे में कुछ बातें करने का अवसर दिया। वास्तव में आज हम श्री रमेश जोशी जी के बारे में नहीं, बल्कि इतिहास के उन पन्नों को पलट रहे हैं जहां व्यंग लिखना एक चुनौती ही नहीं बल्कि एक खतरनाक खतरे का खेल भी हो सकता है। जैसे वातावरण में हम आप जी रहे हैं और ऐसे माहौल कई बार आए हैं, और आज संक्रमण काल में अगर एक साहित्यकार, एक व्यंगकार कोई सच्ची बात लिख रहा है तो ये हमारे लिए एक प्रेरणा भी है और एक आशा है, एक उम्मीद है कि हम साहित्य और व्यंग्य के माध्यम से अपनी नई पीढ़ी को कम से कम उस सच के बारे में जरूर बताएंगे जो आदरणीय रमेश जोशी जी ने अपने साहित्य में लिखा है। मैं उनको एक शिक्षक, पत्रकार और कवि और गांधी विचारक के रूप में देखता हूं, क्योंकि आज से 20 वर्ष पहले जब एक सेमिनार में उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने बिल्कुल अनौपचारिक रूप से मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे कोई अभिभावक मुझे समझा रहे हों। कुछ बातें उन्होंने समझाई और इन 20 सालों में मैं यदा कदा अक्सर उनसे बात करता रहता हूं, फोन से। उनका ही फोन अक्सर आता है और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी मन मुराद पूरी हो गई हो। मैं गजलें लिखता हूं तो गजलें लिखने के बाद कभी कभी अगर उन्हें दिखाता हूं तो वो बहुत अच्छे सुझाव देते हैं। तो एक मार्गदर्शक के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, एक अभिभावक के रूप में उनका मेरे ऊपर बहुत स्नेह है। जैसा आत्माराम जी ने बताया, 3 दर्जन से अधिक पुस्तकें वो अब तक प्रकाशित उनकी हो चुके हैं, जो मौलिक और संपादित भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी पत्रिका जो न्यूयॉर्क से निकलते विश्वा, उसके वो संपादक भी हैं। मैं भी उसका नियमित पाठक हूं और सदस्य हूं। मैं उनमें कबीर की अक्खड़ता, गांधी की निडरता और प्रेमचंद की जनवादी विचारशीलता के दर्शन करता हूं, और उन्हें जो ये चीज है वो अन्य लेखकों से अलग पंक्ति में लाकर खड़ा कर देती हैं ये बातें। उन्होंने कविता, गजल, व्यंग लेख तथा डायरी रिपोर्टाज पर अभूतपूर्व कार्य किया है। और जोशी जी के जो व्यंग लेख हैं, उसकी जो श्रृंखला है तोताराम, वो देश विदेश के प्रतिष्ठित अखबारों और ऑनलाइन पोस्ट के रूप में विभिन्न चैनलों से उसका प्रसारण होता रहता है, जिसमें समसामयिक विषयों पर लगभग रोज उनके व्यंग पाठकों और दर्शकों तक पहुंचते हैं।
उनका झूठा सच, एक झूठा सच के नाम से जो कॉलम है वो अत्यंत लोकप्रिय है। उनके विचारों में मैं बिना लाग लपेट के ज्वलंत समस्याओं का विमर्श देखता हूं। उनकी जनवादी जो दृष्टि है, समाज, संस्कृति, धर्म और पंथ पर जो उनके स्पष्ट विचार हैं, वो उनके विचार इन सब चीजों पर भारी पड़ते हैं और बिना किसी वाद के प्रभावित हुए वे अपनी बात स्पष्टता और बेबाकी से पाठकों के समक्ष रखते हैं। कौन सुने एक तारा, ये उनकी कालजयी रचना है जो उनके डीपी पर भी लगी हुई है, जहां वो दिखाई देते हैं व्हाट्सएप में और अपने रूप में। प्रमुख बात यह है कि वो रूढ़िवादिता पर प्रहार करते हैं, जड़ता पर प्रहार और सांप्रदायिकता और पाखंड के विरुद्ध वो समय की शिला पर इतिहास के रूप में हमारे सामने आती हैं और समाज को सही दिशा दिखाने में सोचने के लिए प्रेरित करती हैं। शिक्षक के रूप में, साहित्यकार के रूप में और व्यंग्यकार के रूप में उनकी इन सेवाओं के लिए हम हमेशा उनको याद रखेंगे। एक उनका जो विशेष गुण मैं देखता हूं जिससे मुझे भी बहुत प्रेरणा मिलती है, वो ये है कि वो कभी भी अपनी सीमाओं से, जो व्यंग्य की सीमाएं हैं लेखन की, उससे बाहर नहीं जाते हैं, लेकिन उसके किनारों को जरूर छूते हैं। जबकि बहुत सारे व्यंग्यकार आजकल एक सुविधाजनक स्थिति में जाकर लेखन करते हैं, कम से कम वो नाम भी नहीं लेते हैं, वो उसको इशारा भी नहीं करते हैं। लेकिन आदरणीय जोशी जी के व्यंग्यों में, उनके लेखों में, उनके सभी प्रकार के बातों में भी अगर आप उनसे बात करेंगे तो एक तीखे व्यंग के साथ, वो नाम के साथ, और बिल्कुल वो इस किसी संदेह की गुंजाइश ही नहीं छोड़ते पाठक के सामने कि उनकी बात को वो ग्रहण ना कर सके, ना समझ सके। तो जैसे एक शिक्षक का जो कर्तव्य होता है कि वो अपनी बात को अपने ढंग से संप्रेषित करे और उसमें कहीं कोई गुंजाइश संदेह की ना छोड़े, तो इस कसौटी पर हमारे आदरणीय श्री रमेश जोशी जी बिल्कुल खरे उतरते हैं। और उनका ये रूप शायद आपने सही कहा, श्री हरिशंकर परसाई जी के बाद, क्योंकि व्यंग्य लेखक वैसे ही बहुत कम हैं, आलोचना अलग बात है, लेकिन व्यंग्य की जो धार है वो समसामयिक और बिल्कुल ज्वलंत। आज कोई घटना घटी तो अगले दिन हम जोशी जी के कॉलम में उस समस्या पर तोताराम जी से मिलते हैं। तो ये बिल्कुल जो घटनाएं घट रही हैं उन पर पैनी नजर रखना और उन पर अपनी दृष्टि से बात करना। एक बात मैं उनके बारे में ये कहना चाहूंगा कि वो जमीन से जुड़े हुए और जो दलित वर्ग है, जो सर्वहारा वर्ग है, जो पीड़ित वर्ग है, उसकी समस्याओं को इस ढंग से उभारते हैं, इस ढंग से प्रस्तुत करते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि जो व्यंग्यकार है, जो लेखक है, वो उसी वर्ग से, उसी वर्ग की तकलीफ से गुजर रहा है और उसी वर्ग की व्यथाएं उसको परेशान कर रही हैं। जबकि देखने में आया है कि जो दलित साहित्य है वो कहीं कहीं अतिवाद का शिकार हो जाता है, लेकिन हमारे जोशी जी बिल्कुल समन्वयवादी दृष्टि रखते हैं और मैं इसीलिए उनका बहुत आदर करता हूं। और इन शब्दों के साथ ही अपनी बात समाप्त करता हूं, जोशी जी को प्रणाम के साथ और अपने सभी आज के विद्वानों के साथ गर्भनाल और आत्माराम शर्मा जी को मेरा नमन है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रामगोपाल जी। आपने सच में बहुत ही सारगर्भित तरीके से, संक्षिप्तता के साथ, सटीकता के साथ जोशी जी के व्यक्तित्व के बारे में भी, उनके रचना कर्म के बारे में भी अपनी बात रखी। बहुत धन्यवाद। अब मैं सेमिनार को आगे बढ़ाते हुए, हमारे बीच मौजूद हैं मुजफ्फर अली साहब, तो उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वो संक्षिप्त में अपनी बात रखें तो बहुत ही अच्छा होगा। आदरणीय मुजफ्फर जी जी, शुक्रिया आपका। असल में जोशी जी से जब से मेरा परिचय हुआ है तो उनकी जो बातचीत होती है और जो उनकी रचनाएं मैंने देखी हैं
तो मैं असल में किसी भी लेखक के अंदर एक कुछ चीजें मतलब देखता हूं कि कौन सी चीजें उस लेखक की गुण होने चाहिए, खासियत क्या होनी चाहिए। तो उसमें मैं देखता हूँ एक तो वैश्विक संवेदनशीलता होनी चाहिए। संवेदनशील जो है वो किसी क्षेत्र विशेष में नहीं कि मेरा जो है कोई अपनी जात का अपने धर्म का जो है उसके प्रति मेरी संवेदनशीलता दूसरी है, और जो किसी मेरे विरोधी है या उससे अलग है जात से, तो मैं ये लेखक के अंदर ये बिल्कुल वो होना चाहिए कि उसकी संवेदनशीलता वैश्विक हो। दूसरा, वैश्विक संस्कृति का पक्षधर हो। मतलब संस्कृति जो है वो भिन्न भिन्न पूरी दुनिया में अलग अलग बिखरी है, और उसके अंदर एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के साथ जो मिलती है उसका जो संबंध बनता है तो उससे और समृद्ध होती है। तो लेखक का जो है ये होना चाहिए कि वैश्विक संस्कृति, मैं इसे देखता हूँ। तीसरी बात यह है कि मुझे प्रेमचंद का वो कथन याद है कि वो कहते हैं कि लेखक जो है उसका काम महलों के अंदर जो है झांकने की जगह जो स्थिति है उसमें झोपड़ियों के अंदर जो चल रहा है उसके अंदर देखना चाहिए। तो जहां पीड़ा है उसके अंदर जो है देखना चाहिए। तीसरी मैं जो बात देखता हूँगा कि जो मुख्य कारण है संसार में, जो दुख हैं, जितने भी दुख हैं, आप देखेंगे कि उन दुखों का जो मूल कारण है वो मनुष्य के साथ अन्याय है। तो ये उसके मूल में है। तो न्याय की स्थापना और उस अन्याय का विरोध, ये एक लेखक का काम जो है होता है। मैं इस के अंदर जो है एक लेखक को जो है चाहता हूँ। दायरा जो है उसमें मैं जोशी जी को देखता हूँ कि किसी दायरे में वो कैद नहीं है, लेकिन वो तटस्थ भी नहीं है। वो हमेशा अन्याय के खिलाफ मुझे खड़े हुए नजर आते हैं। और संवेदनशीलता ऐसी है उनके से जो बात होती है कि विश्व में कहीं पर भी कोई अन्याय हो रहा, कहीं भी पीड़ा हो रही है, तो वो उसके प्रति उनके मन के अंदर जो पीड़ा है और एक बेचैनी है, और वो चाहते हैं, उनकी बातों से लगता है कि वो दूर होना चाहिए। आप देखेंगे कि उनका लेखन जितना है वो, जितने जो आप देखेंगे कि सारा लेखन उनका व्यंग जो है और रचनाएं जो है वो अन्याय का प्रतिकार है। आप देखेंगे कहीं पर भी पाएंगे तो अन्याय का प्रतिकार आपको मिलेगा। तो जोशी जी का मैं जितना भी देख रहा हूँ, उनकी विशेषताएं हैं ये उनके, वो है कि वो एक अच्छे संपादक हैं। संपादन आसान काम नहीं है, लेकिन वो आ, उनका आप देखेंगे जितने भी विश्वा के अंक मैंने देखे हैं उसके अंदर जो समाज को जोड़े रखे ऐसी सारी रचनाओं को जगह देते हैं। कहीं पर भी आपको ऐसी रचनाएं उसमें नहीं मिलेंगी कि समाज के अंदर कहीं पर भी वैमनस्य पैदा हो, भेदभाव पैदा हो, नहीं, हर एक को वहां पर जो है उनकी रचनाएं वहां पर मिलेंगी। ये आप मैंने देखा है। मुझसे भी वो प्रेरित करते हैं मुझे बहुत। इस तरह के सब्जेक्ट होते हैं तो मुझसे कहते हैं कि आप इस पर लिख सकते हैं, आप इस पर कोशिश कीजिएगा, आप इसको लेख को इस तरह से कीजिएगा। तो ये एक तरह से मेरे लिए तो बहुत एक एसेट्स हैं, एक मेरे लिए एक तरह से उस्ताद की तरह है जिनसे मैं सीखता हूँ, बहुत सी चीजें जो है बताते हैं। तो जोशी जी का जो मैंने जैसे देखते हैं कि कोई भी घटना है, अभी हमारे पिछले जो उन्होंने भी बताया, जो घटना है उस घटना पे वो चर्चा करते हैं। आजकल तो खास तौर पर तोताराम जो है वो उसके माध्यम से वो हर घटना पर जो है अपने व्यंग के माध्यम से रखते हैं। एक और चीज है जो खास जोशी जी में मैं देखता हूँ, और बाकी भी मैं अपने और साथियों को जितने भी लेखक हैं जिनसे मेरा परिचय है राष्ट्रीय स्तर पे, मैं जहां जहां जुड़ा हुआ हूँ, तो उनके अंदर ऐसा होता है कि बड़े पैमाने पर लोगों तक अपनी बात, जो सामान्य लोग हैं उन तक कैसे पहुंचे, उसके लिए उसका रोचक होना बहुत जरूरी है। तो एक तो उन भाषा शैली जोशी जी की बहुत सरल है और रोचक है। व्यंग जो है उससे और रोचकता जो है उसमें और बढ़ोतरी कर देता है।
तो क्या होता है कि सामान्य पाठक जो है ना, मैं क्या कहता हूँ, मैं बहुत से ऐसे मैं बड़े कवियों को उन्हें जानता हूँ जो जिनके कविताएं ऐसी हैं जो एक खास वर्ग जो है, जो संभ्रांत वर्ग है या यूनिवर्सिटियों वाला है शहरी है, तो वहीं तक ही वो समझ सकते हैं। और आप म्यूट हो गए हैं मुजफ्फर जी। जी, जी ठीक है। जी 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 तो जी तो वो जितने भी हैं वो बहुत सरल। जोशी जी के अंदर ये खास बात है। और बहुत देर में जोशी जी से मेरा परिचय हुआ है, लेकिन इससे लगता है कि इनका जो है वो एक तरह से जो है वरदस्त रहेगा, जी और इनसे बहुत कुछ मैं लाभ लेता रहता हूँ। जी, तो बहुत इसी बात, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इनका जो है, क्योंकि समय हो रहा है, मैं बहुत शुक्रिया, मुझे आपने बोलने का मौका दिया। हाँ, बहुत और बहुत बहुत धन्यवाद मुजफ्फर जी, बहुत बढ़िया। अंत में मैं मुशर्रफ अली। जी मंच पर मौजूद रामावतार शर्मा जी से आग्रह है कि अगर वो चाहें तो अपनी बात रख सकते हैं। वो कुछ कहना चाहेंगे? मेरी आवाज जा रही है? हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ सभी को नमस्कार। गर्भनाल के माध्यम से जोशी जी के व्यंग पढ़ने का मेरे को अवसर मिला। और जोशी जी राजस्थान से हैं जहाँ तक है, और राजस्थान और मध्य प्रदेश में दोनों जगह जो है व्यंग की एक बड़ी परंपरा है। हम लोगों की आदत जो है हरिशंकर परसाई जी और शरद जोशी दोनों की सुनने की रही, उनको पढ़ने की रही। सो कहीं कहीं कई बार जोशी जी हमें शरद जोशी जैसे, कई बार हरिशंकर परसाई जैसे दोनों का एक आभास दिलाते रहते हैं। पर एक मैं दूसरी चीज इसमें देखता हूं कि व्यंग की शुरुआत स्वयं अंदर के मन के अंदर के विद्रोह से होती है। ठीक है, भाषा का एक तरीका हो सकता है, लक्षण लिखने की क्षमता अलग है, पर सबसे पहले एक किसी घटना को देख के आपके अंदर जो प्रतिकार है वो एक बड़ी चीज है, और उसके लिए आपके मन का निर्भय होना बहुत जरूरी है। बगैर, अगर आप कहीं भी किसी भी धारा में बह रहे हैं तो व्यंग नहीं किया जा सकता। सो जोशी जी को पढ़ने से ऐसा लगता है कि हाँ, एक हम दूर से एक दृष्टिकोण रख सकते हैं, हर समस्या को एक नए नजरिए से देख सकते हैं, भले ही संसार किसी भी दिशा में जा रहा हो, और एक तीसरा सोचने का तरीका भी हो सकता है। सो इन आयामों में जो है जोशी जी नई पीढ़ी और युवाओं के लिए काफी प्रेरणादायक लेखन लिखते हैं, और निश्चित रूप से सभी लोग इनसे प्रभावित रहे होंगे। आप जो है, मैंने इनके पढ़ा तो ये स्कूल में जो है अध्यापक थे, तो निश्चित रूप से एक पीढ़ी को जो है नई दिशा देने का काम जोशी जी ने किया है। जोशी जी को नमन और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद रामावतार जी। और अब मैं मंच पर उपस्थित शशि पाधा जी से आग्रह करूंगा कि संक्षिप्त में वो अपनी बात रखें। शशि पाधा जी गर्भनाल मंच से जुड़ी हुई हैं और लंबे समय से अमेरिका में हैं और अनेक अनेक मंचों पर ये सक्रिय हैं, हिंदी प्रेमी हैं, साहित्य में इनकी गहरी रुचि है। शशि पाधा जी, आप अनम्यूट हैं। नमस्कार। नमस्ते जी। नमस्ते। जी, मैं आज तो मैं ही क्या आप सुन सकते हैं? आवाज आ नमस्कार।
बोलिए बोलिए शशि जी। थोड़ा सा व्यवधान आ गया था। मैंने कहा मुझे अनुराग जी ने कल, हमारी अनुराग शर्मा जी से बातचीत होती रहती है, तो उन्होंने कल कहा कि कल ऐसा एक मंच है तो आप, वैसे मैंने भारतवंशी में भी देखा बाद में, तो मैं बहुत अच्छा लगा, क्योंकि रमेश जोशी जी से मेरी बहुत पुरानी, आदरणीय रमेश जोशी से बहुत पुरानी पहचान है। मैं विश्वा के लिए कभी जब लिखती थी, और गर्भनाल से तो मैं बहुत देर तक जुड़ी रही। मैं अनुराग जी से बता रही थी कि मैं अच्छी तरह जुड़ी हुई हूँ। और आज जो मैंने परिचर्चा सुनी है उसमें बहुत से आयाम खुले हैं मेरे लिए, कि व्यंग में आप हथियार का इस्तेमाल कर सकते हो या औजार का। तो मुझे ये दोनों ही शब्द में फर्क जो लगा, क्योंकि मैं सैनिक पत्नी हूँ, तो मैं समझती हूँ कि लेखन हथियार की जगह अगर औजार हो जाए तो बहुत ही बढ़िया बात होगी। आज की इस परिचर्चा में मैंने ये सुना, और आदरणीय रमेश जोशी जी को तो मैं बहुत 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 उनको शुभकामनाएं देती हूँ, और बहुत धन्यवाद देती हूँ आप सबका कि आपने मुझे आज इतने लोगों को सुनने का अवसर दिया, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते। बहुत धन्यवाद शशि जी, आपने अपनी बात कही। अब मैं इस सेमिनार के आखिरी चरण में आदरणीय जोशी जी से आग्रह करूंगा कि वो हमको स्नेहाशीष के तौर पे कुछ शब्द कहें। आदरणीय जोशी जी। भाई अब कहना तो जो होता है वो आदमी अपने लेखन में कुछ और शायद उसका वही एक सही स्थान है उसके बोलने का, क्योंकि बोलने में कई तरह के संकोच आ जाते हैं, कई तरह की सीमाएं आ जाती हैं, लेकिन लेखन में जो है वो आदमी किसी न किसी के पीछे छुप करके और अपनी बात कह जाता है, वो ज्यादा सही होती है। बोले हुए से लिखा हुआ ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, उससे आदमी पलट नहीं सकता। लेकिन सबसे पहले तो आलोक जी ने जो शब्दों का अंतर बताया, औजार और हथियार का, टूल और वेपन, तो वो मैं समझता हूँ कि ये औजार ही है हमारा। और औजार निर्माण के लिए होता है, किसी का विनाश करने के लिए नहीं होता। तो ये बिल्कुल सही बात है। हथियारों की जरूरत जो दूसरों के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, दूसरों को पराजित करना चाहते हैं, उनके लिए होता है। हमारे लिए तो वास्तव में एक औजार ही है। और अध्यापक का काम अपने इन्हीं औजारों से बच्चों को कुछ बनाने की कोशिश करना है। और यदि अध्यापक की सही भूमिका आप देखें तो किसी पार्टी का, धर्म का, भाषा का, प्रांत का, जाति का हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास जो आने वाले हैं वो इतने भिन्न भिन्न समाजों से, बैकग्राउंड से आते हैं कि हम एक पक्षीय हो ही नहीं सकते। इसलिए हमें उनको सबको साथ लेकर के चलना है, हम अलग अलग दृष्टि से बच्चों को नहीं देख सकते। इसलिए वो जब एक स्वभाव बन जाता है तो फिर आपका लेखन न तो आदमी को, ये बहुत जरूरी होता है कि भाई आदमी दूसरे की निगाह से भी खुद को देखे। इसलिए ऐसे कार्यक्रमों का महत्व भी है। और कुछ न कुछ जरूर आदमी को अपने बारे में जानने को मिलता है, क्योंकि अपने मन में तो आदमी इतना आत्ममुग्ध रहता है कि विष्णु का अवतार समझने लग जाता है खुद को। लेकिन जब दूसरों की सुनता है और निष्पक्ष बात सुनता है तो निश्चित रूप से उसे कुछ सीखने को मिलता है। वैसे मनुष्य चाहे नश्वर है, लेकिन अपने लिखे हुए में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी वो लोगों की निगाह में आ ही जाता है मरने के बाद भी। तो यही है कि भाई जो हम बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, वो हमारे जीवन में भी हो। दो तरह का जीवन जो है वो कोई अच्छी बात नहीं है। और वो लेखन को अविश्वसनीय भी बनाता है कि आप
हैं कुछ और लिख कुछ और रहे हैं। जैसा हम लिख रहे हैं, जैसे भवानी बाबू का वो है एक वो कि तू तू जैसा दिख रहा है वैसा ही लिख। तो जैसे हम हैं वैसा ही हमें लिखना चाहिए, यही लेखक की ईमानदारी है। और आ, अगर दोनों चीजों का मेल लोग मुझ में देख पाए कि भाई मैं जो लिख रहा हूँ और जो जीवन जी रहा हूँ उसमें कोई भेदभाव नहीं है, तो निश्चित रूप से वो लोगों को प्रभावित तो करेगा। और बस भाई मैं इतना ईमानदार बना रहूं कि झूठ भी नहीं बोलूं, गलत भी नहीं बोलूं, झूठी प्रशंसा भी नहीं करूं और अनावश्यक निंदा भी न करूं, क्योंकि कोई शत्रु कोई मित्र नहीं है। तो बस यही है कि संतुलन बना रहे, क्योंकि व्यंग्यकार के लिए ये बहुत मुश्किल होता है। और जब वो किसी का निंदक बन जाता है या किसी का प्रशंसक बन जाता है तो फिर वो लेखक तो नहीं रहता। लेखक न किसी का निंदक होता है न किसी का गुणगान करने वाला होता है। और इन दोनों चीजों से बचा रहे लेखन, और मैं भी बचा रहा हूँ, बस यही शुभकामना कीजिए। और बाकी जो टाइम बचा है वो ढंग से निकल जाए। बस ठीक है बहुत धन्यवाद जोशी जी। जी। आपने आशीर्वचन के तौर पे ही कहा, मैं तो उम्मीद कर रहा था कि आप और कहेंगे। इस बीच रामानुज शर्मा मंच पर है, उनसे आग्रह है कि वे भी अपनी बात अगर कहना चाहें तो कहें। रामानुज। बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली मैं थोड़ा सा देर से जुड़ा इस आयोजन में, तो पर फिर भी मैंने जो सुना और समझा जोशी जी की रचनाओं के बारे में, उनकी शैली के बारे में, मुझे भी कुछ पढ़ने का मौका मिला गर्भनाल के द्वारा। तो हमें भी कुछ ध्यान पड़ता है कि हाँ, उनकी शैली बिल्कुल अलग शैली है। और जैसा भाई रामावतार ने बोला कि कुछ कुछ मिश्रित परसाई जी और और शरद जोशी जी से मिलती जुलती शैली है, हमें भी कुछ ऐसे ही व्यंग ध्यान आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, लेखन एक है, वाचन पठन मनन दूसरा पहलू है, और तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू होता है विमर्श। विमर्श किसी भी चीज के ऊपर जिसको कि जो लेखक होता है, व्यंग्यकार होता है, वो भी बहुत पसंद करता है। इसके साथ साथ जिन जिन लोगों ने उनको पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, उनको भी जब एक से दूसरे के बारे में और एक से दूसरे व्यू मिलते हैं, दृष्टिकोण मिलते हैं उसी लेखन के बारे में जो एक ही तरह से लिखा गया है, तब हमको बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं। तो मेरे विचार में इस तरह के आयोजन बहुत जरूरी हैं और इनसे हम सभी को लाभ मिलता है, मिल सकता है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं जो भी इस आयोजन से जुड़े हैं। मेरा एक ही निवेदन रहेगा कि आगे चल के हम इस तरह के और आयोजन में भागीदार बने, अधिक से अधिक लेखकों व्यंग्यकारों के बारे में चर्चाएं हों, हम एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझें और आगे बढ़ें, यही मेरी शुभकामनाएं। और आज के इस आयोजन में मुझे जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही हम आयोजनों से जुड़ते रहें, समझते रहें, सुनते रहें और एक दूसरे के साथ में आनंद लेते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद रामानुज जी, आपने अच्छी बात कही। सच में हम कोशिश करेंगे कि अनेक व्यंग्यकारों को और लेखकों को मंच से जोड़ें। मंच पर उपलब्ध जुड़े हुए हैं अशोक कुमार जी, अगर वो कुछ बात कहना चाहें तो उनका भी बहुत स्वागत है। अशोक कुमार जी। मुझे लगता है अशोक जी कहीं व्यस्त हैं। तो आज की इस सेमिनार के आखिरी चरण में अब हम हैं। तो जल्दी से जोशी जी की पुस्तक है निर्गुण कौन देश को बासी, उसकी अपनी बात की कुछ लाइनें मुझे बहुत गहराई से मैं उनसे उद्वेलित होता रहता हूं, तो मैं उसको पढ़ के और इस सेमिनार का समापन करना चाहूंगा। जोशी जी लिखते हैं कि जो ईश्वर की तरह निर्गुण और निरपेक्ष है,
जो ईश्वर की तरह निर्गुण और निरपेक्ष है, उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। पर जो दुनिया में है और जिसके कर्म, सत्कर्म, दुष्कर्म से हम प्रभावित हैं, उसकी समीक्षा करने का सबको अधिकार है। यह समीक्षा व्यक्ति की नहीं, उसके कर्मों की होती है। पाठकों की सुविधा के लिए शब्द शब्द में सर्वत्र नाम, तारीख और घटना सहित सगुण मनुष्य ही उपस्थित है, लेकिन वास्तव में वह कहीं नहीं है। इसलिए जोशी जी अपने पाठकों से आग्रह करते हैं कि हमारे आलेखों को पढ़ते हुए समाप्त करते करते व्यक्ति को भूल जाएं और विचार को कर्म में ढालने के लिए सहेज लें। यही शुभकामना है। तो ऐसे हमारे जोशी जी के बारे में, उनके सृजन के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में आज इस सेमिनार के जरिए हमने बात की, चर्चा की। आप सभी लोग इसमें शामिल हुए, आप सभी का बहुत धन्यवाद देता हूं मैं, और जोशी जी का बहुत आभारी हूं, आप सभी का भी आभारी हूं। और ये सेमिनार औपचारिक तौर पे मैं समाप्त करता हूं, इसकी रिकॉर्डिंग भी बंद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। रिकॉर्डिंग, हाँ ये रिकॉर्डिंग कहाँ? टंडन साहब, मैं समझता हूं कि मुझे लग रहा था कि आप विश्वास से जुड़े हुए हैं। विश्व से हम नहीं जुड़े हुए ना। अच्छा, मुझे कहीं ऐसा था। विश्व में कंट्रीब्यूशन किया है हमने बहुत अच्छा, पहले की। अच्छा अच्छा। अनुराग जी का तो मुझे पता है कि विश्वास से जुड़े रहे हैं, इसलिए मैंने रखा था। और दो लोग आए नहीं, मतलब ये बड़ी उनने फोन ही पिक नहीं किया, पता नहीं कोई कारण रहा होगा। ठीक है, ये बताइए कि इनका लिटरेचर मिलेगा कहाँ से? मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास हाँ गुरुजी की कम से कम 10 किताबों की पीडीएफ है। ओके प्लीज। हाँ, तो मैं सारी भेज देता हूँ अभी। पद्मराम जी मुझे भी भेज दीजिए जो आपके पास है, तो अच्छा रहेगा। मैं भारतवंशी मंच पे सारे पीडीएफ डाल देता हूँ, अच्छा, तो जो भी चाहे। ठीक है, चलिए। भारतवंशी मंच पे मैं हूँ क्या? अगर नहीं हूँ तो जोड़ लीजिए। नहीं नहीं, आप क्यों नहीं है, बिल्कुल है आप। ठीक। हाँ, मैं देखता हूँ। तो बहुत अच्छा हो गया, बहुत बढ़िया हुआ। एक्चुअली मैं बता दूं, मैं जोशी जी के ऊपर पीएचडी कर रहा हूँ। अच्छा, परफेक्ट। तो लेकिन ये बिल्कुल सच है कि ऐसा प्रखर लेखक कभी मेरे तो संज्ञान में नहीं है। आप लोगों के संज्ञान में हो तो बताइए, जो ऐसा सीधा नाम लिख के व्यंग लिखता हो। नहीं, देखिए, जो मैंने बात कही ना कि एक चीज ये है कि हर लेखक का अपना बायस है आज के समय में। आज क्या, बल्कि पहले भी है। आप इवन परसाई जी को देखें या दूसरे देखें, इवन प्रेमचंद के लेखन में बहुत चीजें दिखती हैं। तो जो एक न्यूट्रल दृष्टि है, मतलब ठीक है, हमें तो अभी जो वो लिख रहे हैं वो दिख रहा है, बट पॉइंट इज अगर पीछे की किताबें देखें, दूसरी चीजें देखें, तो ये न्यूट्रलिटी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जो कि हिंदी में मुझे बहुत कम दिखती है। प्रामाणिकता रहनी चाहिए आपके लेखन में, और वो जोशी जी में है। और जैसा मैंने कहा कि हमारी जब बातें होती हैं तो कितनी असहमतियां होती हैं कितने विषयों पे, लेकिन वो उस बात को भी पूरी तरह से स्वीकार करना और अपनाए रखना। मतलब अदरवाइज तो क्या, आज असहमति हुई, बंदे ने ब्लॉक किया दूसरे को, बात खत्म उसके बाद। तो ये उनके लेखन की विशेषता है, न्यूट्रल रहना। और ऑब्वियसली अहिंसक गांधीवादी व्यक्तित्व तो है ही। तो पादा जी, आप भी विश्वास से जुड़ी रही हैं। शशि जी बहुत बड़ी लेखिका हैं, उनकी बहुत सी किताबें आ चुकी हैं।
हाँ मैं और निरंतर लिख रही हैं, वो विश्वा में भी लिख रही हैं और वैसे भी सेतु में भी लिख रही हैं, और भी बहुत बहुत पत्रिकाओं में उनका कुछ ना कुछ निरंतर आ रहा है। बहुत सारे सम्मान उनको भारत में मिल चुके हैं। तो हाँ मैं जानता हूँ, गर्भनाल से जी भी जुड़ी रही हैं वो। जी जी आप अनम्यूट हैं, आप अनम्यूट करिए। मैंने कहा कि अनुराग जी का बहुत धन्यवाद, उन्होंने मुझे जोड़ा, क्योंकि उनसे कह रही थी कि मैं कुछ जैसे होता है ना कि कट सी गई हूँ, कुछ वैसे ही लेखन तो मेरा अनवरत चल रहा है, लेकिन फिर भी ये सेमिनार वगैरह, आज का सेमिनार से मुझे ये अच्छा लगा कि आप हर बार किसी लेखक और उसकी पारदर्शिता से मिलोगे, जो उन्होंने लिखा है उसको भी आप जानोगे और उनकी किताब, मतलब आप बिल्कुल उनको व्यक्तिगत भी जानोगे। इस तरह के सेमिनार अगर होते रहे, मैं अनुराग जी से भी, अनुराग जी कम कराते हैं ऐसी चीजें, पर मैं उनसे भी अनुरोध करूंगी। और आपने जो किया है उसके लिए बहुत धन्यवादी हूँ। और मैं गर्भनाल में बहुत देर से कुछ भेजा नहीं है, लेकिन अब अपने आप को चिताया है कि मुझे भेजना मुझे भेजना है। जरूर हाँ, जरूर। मैं खुद ही ऐसी हो गई। पर अच्छा लगा आज का सेमिनार ये सोच के कि एक व्यक्तिगत, इतने बड़े लेखक हैं और जितने भी लोग उनको जाने, खासकर व्यंग विधा को हमारे जैसे लोग कम पढ़ते हैं, तो कविता कहानी पढ़ ली है ना, तो ये पढ़ना भी बहुत जरूरी है कि इसमें क्या लिखा जा रहा है। और इस तरह का आज के आयोजन के लिए धन्यवाद देना चाहूंगी अनुराग जी से। उन्होंने कहा शशि जी अगर वक्त है तो जुड़ जाइए, तो मैंने कहा हाँ, मैं तो रमेश जी को भी जानती हूँ, आत्माराम जी को भी जानती हूँ, आपको भी जानती हूँ, इसलिए जानने की बात और थी, मुझे थोड़ी उत्सुकता भी थी कि व्यंग्य की क्या चुनौतियां हैं, मैं भी जानूं। तो और बेसिकली ये मेरा रमेश जोशी जी के प्रति, उनके प्रति मेरी एक बहुत बड़ा, मैं उनको साधुवाद देने के लिए ही उपस्थित हुई थी कि उन्होंने इतना काम किया है, और अगर उनके ऊपर आज आयोजन हो रहा है तो मैं जरूर जुड़ूं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद अनुराग भाई, आपने बहुत अच्छे से बात रखी, और मैं समझता हूँ कि सफलता और असफलता का तो कोई पैमाना नहीं है, लेकिन ये विचार और पुष्ट हुआ कि आगे भविष्य में हम इसी तरह के आयोजन करते रहेंगे। जी जी जी। बात और हाँ जी, दो छोटी छोटी बातें हैं उसमें। एक तो ऑडियो में कई जगह पे एको आ रही थी, तो आई डोंट नो किसी का स्पीकर ऑन होगा और माइक भी ऑन होगा और लूप बैक के इश्यूज होंगे, तो वो सब आई थिंक तकनीकी रूप से थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखें पहले से तो अच्छा है। दूसरी बात यह कि जो विषय था, जो चुनौतियां, उस पे मुझे लगता है बहुत कम बात हुई, और अगर ऐसे में ना हो पाए तो कम से कम हम रमेश जी को ही कह के कि आप इस विषय पे थोड़ा बताइए, आपको क्या क्या चुनौतियां रही और क्या क्या रहा, तो डिस्कशन थोड़ा और फ्रूटफुल हो जाएगा उसमें। हो जाता, आप सही कह रहे जी हैं। असल में जी वो मेरे दिमाग में था ये कि मैं उनको जी आखिरी में बोल के वो बताएं कि क्या समस्याएं हैं। मैंने एक जी। लंबा सा साक्षात्कार भी उनका लिया है, तो वो अच्छा। शायद हो सकता है गर्भनाल के किसी अंक में उसको प्रकाशित करूं, जिसमें उन्होंने जी खुद जी के बताया है कि लिखने की चुनौती क्या है। जी। ओके, हाँ, ठीक तो है। हाँ, परफेक्ट। 2-3 बार वो बाधा आती है ना, तो उस वजह से शायद जी जी हुआ हो। हालांकि रामगोपाल जी ने थोड़ा सा उसको रेखांकित करने की जी कोशिश जी की, जी। हाँ तो जी, बिल्कुल। ठीक है। आगे आपने बिल्कुल सही सुझाव दिया, मैं आगे उसको ध्यान में जी रखूंगा, वो करता हूँ। तो चलिए, आप सबसे विदा लेता हूँ। बहुत अच्छा लगा, और हम टच में रहते हैं, ठीक है जी। जी। सभी को नमस्ते। नमस्ते। शशि जी नमस्ते। बाय।